सारी जगहों से थक करके आते हैं कि मैं अब सारा जगह थक चुका हूँ, आप लास्ट ऑप्शन हो, लास्ट होप हो, इसके बाद नहीं ठीक हुआ तो बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं कि मैं सुसाइड कर लूँगा, इस टाइप के पेशेंट आते हैं। तो कैरोप्रैक्टिक का मतलब ही होता है रीढ़ की हड्डियों को हाथों के द्वारा प्रेस करके रोगों को समन करना। तो और सब कुछ इसमें जुड़ा होता है रीढ़ की हड्डी से एकदम सारा। तो फिर आप साइनस कैसे ठीक करते हैं कि ये कट 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 आवाज नहीं आनी चाहिए, इससे कमजोर होती है हड्डियां। 10 मिनट से ज़्यादा स्टैंडिंग में रहते हैं तो किसी को लगता है कि मुझे हिप्स में पेन आ रहा है, लेग्स में पेन आ रहा है, बैक में पेन आ रहा है, या बैठते हैं नॉर्मल अनइजीनेस फील हो रहा है, बैक में हैवीनेस। 100 जो मेरे पेशेंट थे उसमें से 25 के आसपास डॉक्टर्स थे। रियली? सारे फीमेल्स को आप फ्रोजन शोल्डर के प्रॉब्लम आ रहे हैं। फ्रोजन शोल्डर मतलब हाथ जाम हो जाना, हाथ ऊपर नहीं जाना। सारी फीमेल्स को मतलब लगभग फ्रोजन शोल्डर? या फ्रोजन शोल्डर। क्यों? फ्रोजन शोल्डर्स, नेक पेन और बैक पेन। अभी आप देखेंगे कि 10 साल 12 साल के बच्चों को क्या हो रहा है, सर्वाइकल का प्रॉब्लम हो रहा है, ये विजन का लॉस होना, ये सर का दर्द होना, ये छोटे छोटे बच्चों में क्यों आ रहा है? मोबाइल के कारण आ रहा है। ये जो प्रॉब्लम जो मैं ठीक करता हूँ ये रोग नहीं है, ये लाइफ स्टाइल डिजीज है। मुझे तो ये डर लग रहा है दुनिया के सारे डॉक्टर रिप्लेस ना हो जाए। देखिए पहले ऐसा कुछ नहीं है कि रोहित शर्मा हमारे क्रिकेट के जो कैप्टन थे उनका भी एक वीडियो ऐसे वायरल हुआ था कि उन्होंने अपने शोल्डर को ऐसे टक करके सेट किया था विदाउट एनी स्किल्ड हेल्प। क्या हमें खुद से ये कोशिश करना सही है हमारे लिए? ऐसा होता है कि कैरोप्रैक्टिक से नेक टूट जाता है, पैरालाइज हो जाता है। मिसकंसेप्शन है ये। हाँ, कि हड्डियां तोड़ मरोड़ जाता है। तो वो कौन करता है जिसको नॉलेज नहीं है। हमारा इंडिया इस लेवल पे है आज, मतलब पूरी दुनिया में एक अपना पहचान बना के बैठा है, लेकिन इतने बड़े पहचान बनाने के बाद में ये कैरोप्रैक्टिक की कहीं इंस्टीट्यूट नहीं है, कहीं कॉलेजेस नहीं है, कहीं नहीं है, कहीं कॉलेजेस भी नहीं है। कहते हैं कि मानव शरीर अपने आप में एक अद्भुत मशीन है, ये आप भी मानते होंगे, लेकिन जब इसमें दर्द, जकड़न और असंतुलन यानी इम्बैलेंस आ जाता है तो जीवन की रफ्तार धीमी तो पड़ ही जाती है। आज हम इसी मशीन यानी हमारा जो शरीर है, मानव शरीर है, और उसकी जो नेचुरल हीलिंग क्षमता है उस पर बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ हैं भारत के जाने माने कैरोप्रैक्टर डॉक्टर रजनीश कांत। किसी परिचय के मोहताज नहीं है, ये बिना दवाइयों के, बिना सर्जरी के रीढ़, नसों और बॉडी मैकेनिज्म को सही कर लोगों को नया जीवन दे रहे हैं, एक नया अनुभव दे रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या सच में सिर्फ स्पाइन को सही कर कई बीमारियां दूर हो सकती हैं? क्या दर्द से राहत के लिए दवाइयां ही एकमात्र रास्ता नहीं है? ये सारे जो इस टॉपिक से जुड़े जितने भी भ्रम हैं उनको दूर करेंगे डॉक्टर रजनीश कांत। इनका स्वागत करना चाहूंगी मैं स्टूडियो में। आपका स्वागत है डॉक्टर। थैंक यू वेरी मच मैम। बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आप यहाँ पर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आपकी जो वीडियोस हम देखते हैं, लगता है हर वीडियो में कट 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 जो आवाज़ आती रहती है ना, अभी आप भी वो कर रहे थे। तो अक्सर हमें क्या कहा जाता था घर में कि ये कट 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 आवाज़ नहीं आनी चाहिए, इससे कमज़ोर होती है हड्डियाँ। यस मैम। तो क्या होता है ये, मतलब आवाज़? देखिए ये आवाज़ अगर देखा जाए तो अगर एक्सेसिव कोई भी चीज़ को हम करते हैं, खाना खाने से लोग हेल्दी होता है, लेकिन वो खाना को सारा दिन खाते रहे तो कहीं ना कहीं बॉडी को नुकसान पहुंचाएगा। तो आप देखेंगे अगर हमारे जैसे ही रॉन्ग पोस्चर में बैठते हैं तो बॉडी क्या होता है, वो पोस्चर को अडॉप्ट करने लगता है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ स्टिफ हो रहा है, तो हम लोग खुद भी उसको थोड़ा अगर मूवमेंट करते हैं, रिलीज होता है, कुछ टक साउंड कुछ फील होता है, मेंटली ही नहीं फिजिकली भी फिट हो जाते, लगता है कि नहीं कुछ अब रिलीज हुआ और मैं सही हुआ। तो ये ऐसा कुछ नहीं है कि रॉन्ग है, ये सही है। लेकिन हाँ समय अब ऐसा नहीं कि सारा दिन इसको तोड़ते रहना है, ये गलत है। तो डॉक्टर, कैरोप्रैक्टर एक ऐसा टर्म है, बीते कुछ सालों से हम लगातार सुन रहे हैं, और आपके पास जिस तादाद में हम पेशेंट्स को देख रहे हैं, लगता है धीरे धीरे भरोसा तो बिल्ड हो रहा है लोगों का। लेकिन कैरोप्रैक्टर एक्चुअली है क्या? देखिए कैरोप्रैक्टिक जो है एक नेचुरल हीलिंग प्रोसेस है। इसको हम कह सकते हैं ना तो इसमें कोई मेडिसिन का रोल है और ना तो कोई सर्जरी, ना तो कोई इंजेक्शन। ये टोटली हाथों का इन्वेस्टिगेशन है, और हाथों के द्वारा रीढ़ की हड्डियाँ जो आप देखे होंगे कि रीढ़ की हड्डी किसी को भी बोलते हैं इस काम के लिए इसका रीढ़ का हड्डी है। तो हमारे बॉडी का इंपॉर्टेंट पार्ट रीढ़ की हड्डी होता है। तो हमारे जितने ब्लड वेसल्स, ब्लड नर्व जितने सप्लाई होते हैं रीढ़ की हड्डियों के होकर गुजरते हैं। तो कैरोप्रैक्टिक का मतलब ही होता है रीढ़ की हड्डियों को हाथों के द्वारा प्रेस करके रोगों को समन करना, मतलब हार्ड एंड पैड, हड्डी के डॉक्टर। तो और सब कुछ इसमें जुड़ा होता है रीढ़ की हड्डी से? एकदम सारा। तो फिर आप साइनस कैसे ठीक करते हैं? साइनस को भी देखेंगे तो वह मतलब जैसे कि एक हो गया डायरेक्ट जॉइंट पे फोकस करना, एक होता है जॉइंट जिसके बदौलत टिका हुआ है।
अगर हमारे सर्वाइकल में कहीं भी नर्व कंप्रेस होगा तो पेशेंट को आप सिम्टम्स सुनेंगे, सर में दर्द आ रहा है, चक्कर हो रहा है, इसके बाद में ब्लरी विज़न आ रहा है, कान से कम सुन पा रहे हैं, वॉइस में क्लियर नहीं है, माइग्रेन हेडेक हो रहा है, दोनों हाथ में नमनेस आ रहा है। बहुत सारे ऐसे करीब 40 से 50 बीमारियाँ ऐसे आती हैं केवल सर्वाइकल की वजह से, क्योंकि हमारा खाना जैसे खाना के थ्रू हम लोग खा करके बॉडी को हेल्दी रखते हैं, हमारा बॉडी भी ब्लड के थ्रू हेल्दी रहता है। जब नर्व कंप्रेस होगा, ब्लड वेसल्स कंप्रेस होगा, ब्लड फ्लो नहीं होगा उस पार्ट को, तो उस पार्ट का फंक्शन जो है थोड़ा सही नहीं होगा और वो सिम्टम्स बन करके सामने आएगा। तो फिर हम अगर देखें फिजियोथेरेपी और कार्डियोप्रैक्टिक में क्या फ़र्क हो जाता है? कायरोप्रैक्टिक। देखिए, फिजियोथेरेपी और कायरोप्रैक्टिक, फिजियोथेरेपी में भी मैनिपुलेशन पढ़ना है, एंड मैनिपुलेशन मीन्स कायरोप्रैक्टिक। लेकिन क्या है कि फिजियोथेरेपिस्ट जो हैं वो एक बहुत बड़ा, मतलब अगर देखा जाए तो उसमें ग्रुप ऑफ ट्रीटमेंट है, इलेक्ट्रोथेरेपी से लेकर के, मशीन के द्वारा लेकर के, मैनुअल से लेकर के सारा। लेकिन कायरोप्रैक्टिक है टोटली मैनुअल है। तो फिजियोथेरेपी और कायरोप्रैक्टिक में डिफरेंट ये है कि अगर एक स्लिप डिस्क आप सुने होगा नाम, डिस्क बल्ज का नाम सुना होगा आपने, तो फिजियोथेरेपिस्ट क्या करते हैं कि डिस्क बल्ज हुआ तो उसके अराउंड मसल्स वीक हो जाते हैं, वो मसल्स पे काम करते हैं। वो मसल्स पे काम करेंगे, मसल्स को एक्टिव करेंगे, थोड़ा लॉन्ग प्रोसीजर है, उसमें भी पेशेंट रिकवर होता है। और कायरोप्रैक्टिक का मतलब ही है कि जब वो बोन अपने जगह से मिसअलाइन हुआ है तो डायरेक्ट उस बोन को ही फोकस करते हैं और अलाइन करते हैं और प्रॉब्लम सडन 2 से 3 दिन में ही गायब हो जाता है। अगर बहुत पुरानी कोई प्रॉब्लम है तो क्या उस पर भी वर्क कर एकदम डेफिनेटली मैम, पुरानी ही होती है। जैसे अगर स्पाइन का प्रॉब्लम जो होता है वो रिसेंट में कोई सिम्टम्स नहीं आता है। अगर हम रॉन्ग पोस्चर में बैठ रहे हैं जो सिम्टम्स आज से नहीं आना है, अभी जैसे मैं चेयर पे बैठा हूँ, ये मूवेबल चेयर है, मूव करके मैं ऐसे काम कर रहा हूँ, तो हमारे क्या स्पाइन रोटेट हो रहा है, ये सिम्टम्स आजकल में नहीं आएगा। जब रिपीटेड मूवमेंट होगा 6 मंथ 1 ईयर, तो फिर वो सिम्टम्स आना शुरू होगा, तो ये क्रॉनिक ही होगा। तो हमारी बॉडी सिग्नल देने लगती है? बॉडी सिग्नल देती है। जैसे मतलब कैसे पता चलेगा? जैसे हम जैसे कि बैठते हैं, चलते हैं, उठते हैं, 10 मिनट से ज़्यादा स्टैंडिंग में रहते हैं तो देखते हैं किसी को लगता है कि मुझे हिप्स में पेन आ रहा है, लेग्स में पेन आ रहा है, बैक में पेन आ रहा है, या बैठते हैं नॉर्मल अनइजीनेस फील हो रहा है, बैक में हैवीनेस, कभी शोल्डर में हैवीनेस, ये सब सारा वो सिम्टम्स आता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सिम्टम्स को इग्नोर करते हैं, अभी कुछ नहीं, ऐसा सबके साथ होता है, लेकिन वो इनिशियल स्टेज होता है। और उस समय अगर मिल जाए, अगर कायरोप्रैक्टिक का मतलब एक ये जो फिट है उसको तो कराना ही चाहिए, जो नहीं फिट है उसको ट्रीटमेंट के लिए, जो फिट है उसको इसके लिए जस्ट लाइक कैसे हम लोग कार को कुछ नहीं होता है फिर भी महीने 2 महीने में सर्विसिंग कराते हैं, अगर ये करा लिया जाए तो फर्दर आने वाले जॉइंट्स से रिलेटेड प्रॉब्लम हो वो नहीं होगा। अच्छा, आप सच बताइएगा मुझे कि आपके पास डॉक्टर्स भी आते हैं जो कि रिकमेंड करते हैं सर्जरी करा लो? हाँ, पहले तो थोड़ा उन लोगों को लगता था कि ये क्या है, कैसे है, लेकिन अभी इन दिनों काफ़ी डॉक्टर्स आ रहे हैं। अभी मेरा वो बैंगलोर में विजिट हुआ था, अभी मुझे लगता है कि 100 जो मेरे पेशेंट थे उसमें से 25 के आसपास डॉक्टर्स थे। रियली डॉक्टर्स थे। मतलब या अभी आप देखेंगे बॉम्बे हॉस्पिटल के एक टॉप मोस्ट न्यूरो सर्जन है डॉक्टर केकी तुरेल, मतलब जाने माने न्यूरो सर्जन है वहाँ बॉम्बे का। अभी वो भी आए थे ट्रीटमेंट लिए और अपने बेटे को भी बोले मैं उनको भी लेकर के आता हूँ, उनको वो भी स्पाइन सर्जन है। तो अब ये सारे डॉक्टर्स भी अब आ रहे हैं और ट्रीटमेंट ले रहे हैं और उनको काफ़ी आराम भी है, क्योंकि उनका ट्रिगर फिंगर बन रहा था और वो फिंगर को मतलब प्रॉपरली वो ओपन नहीं कर पा रहे थे। लेकिन मैं ट्रीटमेंट दिया 2 मिनट में ही ओपन हुआ। ऐसे ही एक हम लोग पार्टी में मिले थे गोवा इवेंट में, लेकिन फिर उसके बाद स्पेशली वो बॉम्बे क्लिनिक पे आए, ट्रीटमेंट लिए और काफ़ी खुश हुए। और उनका मतलब बहुत सारे पेशेंट उनके थोड़ा अब आ रहा है कि रजनीकांत के पास जाओ, रजनीकांत के पास जाओ। ये तो ऐसी कहानी हो गई कि कोई एलोपैथिक डॉक्टर जो है वो होम्योपैथिक मेडिसिन ले रहा हो। नहीं, क्या है मैम, देखिए डॉक्टर्स को मैं बताता हूँ, डॉक्टर्स को अगर लोग कहते हैं कि भगवान का रूप है तो ये सही बात है। डॉक्टर्स देखिए कोई भी बुरा नहीं है, बात डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर आपको भूख लगा है सपोज, तो कोई लोग अपने स्वास्थ्य को देख करके, हेल्थ को देख करके खीरा ककड़ी भी खा करके पेट भर लेता है, कोई लोग बर्गर पिज्ज़ा भी खाता है, कोई लोग दाल चावल भी खाता है। तो वैसे ही अगर आपको डिजीज़ है, बैक पेन है, तो ये चॉइस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक्सरसाइज से ठीक कराना चाहती हैं या सर्जरी से या मेडिसिन से। अगर कोई सर्जन सर्जरी पढ़ के आए तो वो तो सर्जरी के बारे में जानता है ना, जब उसके पास जाती हैं तो वो मेडिसिन के रूप में वही बताएगा, ठीक इससे ही होगा। मेडिसिन वाला डॉक्टर हैं तो मेडिसिन बताएंगे। अच्छा, आपके पास कैसे पेशेंट आते हैं? मतलब वो आते हैं जिनको रिकमेंड कर दिया गया हो कि नहीं अब सर्जरी ही एकमात्र उपाय है, रास्ता है, ऐसे लोग आते हैं? अक्सर हमारे पास वही पेशेंट आते हैं जो सारी जगहों से इतने सारे जब वो टेस्ट, ब्लड टेस्ट या MRI एक्सरे दे करके सारी जगहों से थक करके आते हैं कि मैं अब सारा जगह थक चुका हूँ, आप लास्ट ऑप्शन हो, लास्ट होप हो, इसके बाद नहीं ठीक हुआ
तो बहुत सारे ऐसे पेशेंट है कि मैं सुसाइड कर लूँगा, इस टाइप के पेशेंट आते हैं। बैंगलोर में मैं गया, वहाँ पे हम लोग के अपॉइंटमेंट जो लिमिटेड है, क्योंकि हम लोग को क्या है कि फिजिकली एफर्ट लगाना है। तो वहाँ पेशेंट ऐसे हैं कि नहीं देखोगे तो मैं यहीं मर जाऊंगा, लेकिन मुझे दिखा करके जाना है। मतलब मजबूरन मतलब होता है, करना पड़ता है। तो इस टाइप होप रखते कोई हैं ऐसा डॉक्टर्स। पेशेंट नहीं है जो फर्स्ट टाइम मेरे पास आया हो। अभी तक मुझे ऐसा नहीं लगता है कि फर्स्ट में उसको पेन हुआ और मेरे पास कोई भी ऐसा पेशेंट नहीं है जो 10-20 डॉक्टरों को चक्कर लगा के ही आया है, तो वो आया है। आजकल के समय में देखें तो ये समस्याएं जो बढ़ी हैं, जैसे पहले होता था कि एक उम्र के बाद हम कहते थे उम्र हो गई है इसलिए वो बैक पेन हो गया है या तकलीफ हो रही है, किसी भी तरह घुटने का दर्द हो रहा है। लेकिन आजकल तो बहुत यंग बच्चों में भी देखते हैं कि बैक एक की समस्या है। तो ये क्यों हो रहा है? मतलब ये हो रहा है कि पहले इतनी सारी सुविधाएं नहीं थी। आज देखेंगे सारे फीमेल्स को आप फ्रोजन शोल्डर के प्रॉब्लम आ रहे हैं। फ्रोजन शोल्डर मतलब हाथ जाम हो जाना, हाथ ऊपर नहीं जाना। सारी फीमेल्स को मतलब लगभग, मतलब देखा जाए अगर मेरे पास अगर 100 पेशेंट आता है तो 100 में से अप्रोक्स अगर परसेंटेज देखा जाए तो फीमेल्स का ज़्यादा होता है। रियली फ्रोजन शोल्डर? या फ्रोजन शोल्डर। क्यों? फ्रोजन शोल्डर्स, नेक पेन और बैक पेन। रीज़न क्या है? आप देखिए होंगे पहले गाँवों में जो हम लोग मसाला तैयार करते थे सब्जी में डालने के लिए, उसके एक पत्थर होता था, सिलबट होता था, उस पर हम लोग मसाले को या कम से कम सुबह शाम, हाँ, कम से कम सुबह शाम 10 मिनट तो होता ही था वो एक्सरसाइज, जिससे शोल्डर हमेशा फ्री रहता था। और भी रोटी मेकर्स भी बहुत सारे अब तो ऐसे आ गए हैं कि ये हो गया, आप मसाला का वो, इनफैक्ट आप देखेंगे अगर फर्स्ट फ्लोर पे कोई है, उसको खाने के लिए बुलाना है अपने फैमिली मेम्बर में, तो उसको भी हम लोग क्या करते हैं, चाहते नहीं है, कॉल करते हैं। स्टेप्स वगैरह कुछ चढ़ते नहीं है, स्टेयर वगैरह अवॉइड करते हैं। कहीं ऑफिस से हो, कहीं भी हो, कुछ भी हो, लिफ्ट यूज़ करते हैं। तो मतलब फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल जीरो हो गया है। फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल जीरो हो गया। तो वो तो भूले बैठ के कर भी लेती हैं, आदमी तो वो भी नहीं करते, तो फिर उनको क्यों नहीं फ्रोजन शोल्डर? आदमी कुछ नहीं करता तो कम से कम आप देखेंगे वो जिम जाते हैं, थोड़ी बहुत एक्सरसाइजेस करते हैं, तो ये सब सारी चीज़ें होते हैं। क्या अब क्या है, फीमेल्स आप देखेंगे अभी भी मॉडर्न फीमेल्स हैं जो जॉब में हैं, तो कितने परसेंटेज आप देखेंगे, बहुत कम है। लेकिन वो लोग भी जो हैं उन लोगों को भी घर पे काम करना होता है, उसके बाद ऑफिस के लिए निकलती हैं। लेकिन मेल का क्या है कि थोड़ा उन लोग को अपने जैसे कि फिजिकल मेंटेन करना है, घूमना है, एक्सरसाइज करना है दोस्तों के साथ, तो वो लोग कर लेते हैं, लगभग कर लेते हैं। अच्छा, जैसे आपने बताई ये बात कि फीमेल्स में फ्रोजन शोल्डर की समस्या दिखाई देती है, तो वैसे मुझे थोड़ा डिटेल में बताइए कि मेल में किस तरह की समस्या आती है और फीमेल में किस तरह की? मेल में मैम लोअर बैक और नेक पेन का बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, क्योंकि उन लोग जब ऑफिस जॉब्स के होते हैं या मतलब आप नॉर्मल सा देखेंगे, चाहे वो रिक्शा चलाने वाला हो, चाहे वो कार ड्राइवर हो, तो उन लोग क्या होता है, लॉन्ग सिटिंग होता है। तो लॉन्ग सिटिंग में हम लोग को एक पोस्चर में नहीं बैठना है। अगर हम लोग एक पोस्चर में बैठते हैं, सपोज बैंकर्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, तो एक ही पोस्चर में बैठ के काम करते हैं 7-8 घंटे ऐसे। तो वैसे लोगों को मैं बोलना चाहूँगा कि जब कम से कम 1.5 आवर्स, 2 मिनट कहीं नहीं जा सकते हैं, वहीं खड़ा होकर के पैर हाथ को सीधा करके फिर से बैठ जाना चाहिए। नहीं तो 7 to 6 आवर जैसे ही बैठते हैं एक ही पोस्चर में, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे अगर हैंड को अगर हम लोग फोल्ड करके ऐसे बैठते हैं तो ये नम हो जाता है। इट मीन्स ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा। तो ये कंटिन्यूअस होने के कारण ये सारा सिम्टम्स आते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ अभी इस समय है मोबाइल फ़ोन। आप देखेंगे कहीं भी किसी को टाइम मिलता है, फैमिली मेम्बर में पोस्चर यही रहता है, टेक्निक हो गया है सबको। हाँ, तो सब कहीं ना कहीं जब हम नेक को फॉरवर्ड करते हैं तो 7 to 8 kg प्रेशर आता है, जिसका कोई सपोर्ट नहीं है। तो अभी आप देखेंगे कि 10 साल 12 साल के बच्चों को क्या हो रहा है, सर्वाइकल का प्रॉब्लम हो रहा है, ये विजन का लॉस होना, ये सर का दर्द होना, ये छोटे छोटे बच्चों में क्यों आ रहा है? मोबाइल के कारण आ रहा है। तो कैसे बैठना चाहिए? मतलब एक पोस्चर में अगर मैं अगर ऐसा बैठा हूँ तो ऐसे भी नहीं बैठना है, थोड़ा चेंज भी करना है। मैं अगर ये लेग्स को अगर अपर इस साइड में रखा हूँ तो इस पैर को चेंज करके फिर इसको भी रखना है। और नहीं कुछ हो सकता है, अगर कोई लॉन्ग ड्राइव पे जा रहा है या बैंकर्स हैं तो 2 मिनट के लिए अपने सीट को छोड़ करके जगह पे उठ करके थोड़ा आप चल लो, बैठ लो, इस टाइप से। चलिए मैं थोड़ी देर में आपसे मिलती हूँ। ओके। काफी देर बैठ लिया। मजाक कर रही थी। एनीवेज, जो आपके पास पेशेंट्स हैं उसमें क्या स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, जो स्पोर्ट्स इंजरी होता है, उनको कहाँ जाना चाहिए? उनको फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए या देखिए स्पोर्ट्स इंजरी में पहले क्या है कि उसका इंजरीज देखना है कि किस टाइप के इंजरी से। अगर मान लीजिए बोन का डिसलोकेशन है, कभी हम लोग हाइपर एक्टिविटी करते हैं, हाइपर मोबिलिटी हो जाता है, तो कभी कभी बोन भी डिसलोकेट होता है। चाहे हम लोग कभी स्केटिंग कर रहे हैं, जंप कर रहे हैं, या फुटबॉल का किक ले रहे हैं, या बैटिंग का शॉट ले रहे हैं, तो उस समय क्या होता है कि हमारा मसल्स अगेंस्ट काम करता है। तो जैसे उस समय में क्या देखें कि मसल्स पुल हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन में अगर रिसेंट का पेन है, पेशेंट अगर
मतलब थोड़ा सा अभी प्रेशर वेयर नहीं कर पा रहा है, तो उस पेशेंट को फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए। और जो थोड़ी बहुत पेन माइनस कर ले रहा है, तो वो कैरोप्रैक्टिक के थ्रू उस मतलब जो मसल्स पुल हुआ है, वोन जो अपने जगह से रोटेट हुआ है, उसको अपने जगह पे पुनः लाया जा सकता है। अच्छा, आप लोग रिसर्च तो करते होंगे ना, जैसे आपकी एक बुक भी आ रही है, बुक लॉन्च के लिए आप आए थे। बुक के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन जाहिर सी बात है आपकी एक्सपर्टीज़ देखते हुए तो मैं तो यही मान रही हूँ कि वो कैरोप्रैक्टिक के ऊपर ही किताब होगी और रिसर्च भी गहन हुआ होगा। तो रिसर्च में क्या दिखाई दे रहा है कि जैसे हमारे कर्वेचर होना चाहिए हमारे रीढ़ की हड्डी में या हमारे नेक में, क्या वो सब मिसिंग है? कुछ है क्या? डेटा क्या कहता है? एकदम मिसिंग है मैम, क्योंकि हम बताया तो सबसे पहले कि लोग बैठना भूल चुके हैं, सोना भूल चुके हैं, कैसे बैठना है, कैसे सोना है। हम लोग दूसरे को देख करके ये सीखते हैं कि उसके पास अरे ऐसा 6 इंच का गद्दा था, मेरे पास 18 इंच का होगा। तो वैसे में जैसे हम लोग सोते हैं, तो कहीं भी सोने के लिए मिनिमम 7 आवर तो लोग सोता ही है। तो ऐसे कंडीशन में जैसे हम सोते हैं, हमारा स्पाइन क्या होता है, फ्रेश होकर के नीचे चला जाता है। जो हमारा नेचुरल कर्व होता है, लॉर्डोसिस काइफोसिस, वो क्या होता है, लॉस होने लगता है। जो हमारा थोरेसिक ये होना चाहिए, सर्वाइकल में सी शेप होना चाहिए, वो लॉस होकर के स्ट्रेट होने लगता है। तो जैसे स्ट्रेट होगा, हमारी रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट हो जाती है। हाँ, स्ट्रेट हो जाती है। या तो आकर के हम लोग गलत पोस्चर में सोते हैं। बहुत सारे लोगों को आप देखे होंगे पैर हाथ मोड़ के सोते हैं। तो वो सारा सिम्टम्स क्या है कि जहाँ भी प्रेशर आएगा, वर्टिब्रा जो हमारा बहुत सॉफ्ट होता है और बहुत ये फ्लेक्सिबल होता है, तो जैसे उसको रोटेट करेंगे वैसे रोटेट होगा। और जहाँ रोटेट होगा, ब्लड वेसल्स वहाँ कंप्रेस होगा, तो जिस पार्ट को ब्लड सप्लाई करता होगा तो प्रॉब्लम आना शुरू होगा। तो सोना कैसे चाहिए, किस पोस्चर में? जैसे आपने कहा बैठे तो स्ट्रेट बैठे, जैसे अभी मैंने ऐसे पैर किया था, तो चलिए थोड़ी देर ऐसे कर लें। हाँ जी। लेकिन सोए कैसे? सोना भी हो तो हमारे स्पाइन को स्ट्रेट रखना है। चाहे आप सामने से पेट के बल सो जाओ, या आप सीधे स्ट्रेट सो जाओ, या साइड लाइन में सो जाओ, स्पाइन को स्ट्रेट रखना है। पैर का मूवमेंट को, मतलब स्पाइन स्ट्रेच नहीं हो। एक होता है ना कि ये दोनों घुटने को सीने से लगा के बहुत लोग सो जाते हैं, बहुत लोग टेढ़े मेढ़े सो जाते हैं, तो वो सही नहीं है। तो वो सारे, तो जैसे कुछ लोग होते हैं ऐसे पिलो लगा के पैर के नीचे सोते हैं, पिलोज साइडवेज, तो साइडवेज सोना चाहिए। पिलोज साइडवेज सोना चाहिए। देखिए पिलोज लगाते हैं फिर भी वो अपने स्पाइन को स्ट्रेट रखते हैं। ओके। नेक टू बैक जो है ना, उसको स्ट्रेट रखना है। बाकी का जो पार्ट है आप जैसे भी रखो चलेगा। और जैसे कुछ लोग सो जाते हैं उल्टे होके सो रहे हैं, पेट के बल, तो कहते हैं पेट के बल तो नहीं सोना चाहिए उससे। देखिए पेट के बल खाना खा के तुरंत नहीं सोना चाहिए। ओके। पेट के बल अगर हम सोते हैं तो वो भी फायदेमंद है। जैसे ही सोते हैं चेस्ट पे प्रेशर आता है, हमारा जो लंग्स का कैपेसिटी है वो बढ़ता है। आप देखेंगे किसी को भी, अगर किसी को ब्रीदिंग के इश्यूज आ रहे हैं, अगर वो पेट के बल सोता है, 10 मिनट के बाद अपना देखेगा ब्रीदिंग करीब ठीक हो जाता है। हमारा कैमरामैन बड़ा खुश हो रहा होगा। आज सुबह उसको मैंने कहा उल्टा मत सोया करो तुम। उसको पेन था, मैंने कहा उल्टा मत सोया करो, उल्टा सोते हो इसलिए दिक्कत है तुम्हें, पेन है मतलब शोल्डर में, बैक में। सो मतलब पेट के बल सोया जा सकता है। पेट के बल सोया जा सकता है। ऐसा नहीं कि अभी मैंने खाना खाया तुरंत ही लेट गया, वैसे नहीं। अगर आप रेस्ट कर रहे हैं, अब जैसे अभी आपने, वैसे तो हम लोग रात में देखते हैं 7 और 8 PM के अराउंड अगर हम खाना लेते हैं, ये डिनर फिनिश करते हैं, तो उसके बाद 10-11 बजे तो सोने जाते हैं, तो उसके बाद सो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं कि मैं खाना लिया आ जाकर सो लिया, ऐसे नहीं। ऐसे सोएंगे तो फिर डाइजेशन पे इश्यूज आएंगे, एसिडिटी, गैसेस, फिर वो सारा सिम्टम्स आएगा। ओके, बिकॉज मैं यही समझ रही थी कि पेट के बल ने आइडियल है शवासन में सोना, कि वो बेटर रहता है हमारे। शवासन में भी देखेंगे, उसमें भी खाना खाकर हम लोग स्ट्रेट लेटते हैं तो उसमें भी प्रॉब्लम होने लगता है। जिसको अगर हाइटल हर्निया है, हाइटल हर्निया के नाम सुना होगा आपने, जो वो फूड पाइप के थ्रू फिर से वो खाना जो है मुंह में आने लगता है। ओके। और वो एसिडिटी, डकार, ये सब सारा, ब्लोटिंग, ये सब सारे सिम्टम्स आते हैं। तो सही पोस्चर देखा जाए तो वो लेफ्ट साइड ही है। लेफ्ट साइड हम लोग सोते हैं क्योंकि राइट साइड हमारा लीवर होता है, डाइजेशन का सारा काम यहाँ सलाइवा से स्टार्ट होता है, उसके बाद जाता है वहाँ तक। तो उसको मतलब जैसे मूवमेंट करने में ईजी रहता है। राइट साइड सोएंगे तो फिर वो मूवमेंट नहीं होगा, स्टमक साइड सोएंगे तो वो मूवमेंट ये नहीं होगा, स्ट्रेट भी सोएंगे, लेफ्ट साइड बेटर रहता है। अच्छा, आपके पास आने वाला पेशेंट क्या एक बार में रिकवर होता है या सेशंस लगते हैं? कैसे, कितने सेशन में ठीक हो सकता है? कि पहले क्या है कि मैं बता दूं आपको कि ये जो प्रॉब्लम जो मैं ठीक करता हूँ, ये रोग नहीं है, ये लाइफ स्टाइल डिजीज़ है, ये लाइफ स्टाइल बीमारी है। तो इसको ठीक होने के लिए क्या है कि पेशेंट को सपोर्ट करना होगा। बहुत से सारे ऐसे पेशेंट होता है कि जैसे मैंने उसको रीसेट कर दिया, ठीक है, मैं उनको बोलता हूँ 7 to 10 डेज अगर पेन कम भी हो जाए तो आपको वो मूवमेंट नहीं करना है। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, पेन तो कम हो गया, फिर से वही मूवमेंट करने लगते हैं। तो जो मैं मेहनत से उसको रोटेट करके वर्टिब्रा को सेट किया था, फिर वो अपनी जगह पे जाता है, फिर से प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। तो एक सिंपल सी बात मैं बता दूं, पेट दर्द सबको होता है। स्पाइन को लेकर मैं समझा रहा हूँ। किसी को पेट दर्द खाने के लिए होता है, नहीं खाता है फिर भी पेट दर्द करता है।
भूख के कारण। किसी को पेट दर्द सिंपल एसिडिटी से होता है, किसी को पेट दर्द अल्सर से होता है और किसी को पेट दर्द कैंसर से होता है। तो इस पर आप समझ सकती हैं कि जो खाली पेट वाला था, खाना खाया ठीक हो गया, जिसको एसिडिटी के कारण हो रहा था एक गोलियां लिया ठीक हो गया, अल्सर वाले को 1-2 महीना चला, कैंसर वाले को लाइफ टाइम मेडिसिन चलता है। तो वैसे ही ये हमारे रीढ़ की हड्डी है, कंप्रेशन कितना है। दर्द तो सबको आ रहा था, सामने वाला कहता है कि मुझे भी बैक पेन था, उसको भी बैक पेन था, उसको तो 2 दिन में आराम हो गया, मुझे तो अभी। अब उसमें क्या है, कंप्रेशन कितना है। किसी का कंप्रेशन 10%, 20%, 30%, तो एक सेशन में ही ठीक हो जाते हैं। वैसे नॉर्मल हमारा 3 सेशंस का ट्रीटमेंट होता है। 3 ट्रीटमेंट में फर्स्ट डे हम लोग पूरा स्पाइन को डायग्नोस करके ट्रीटमेंट करते हैं, सेकेंड डे पेरिफेरल्स, और थर्ड डे जो फाइनल होता है पूरा फुल बॉडी। अगर कोई इंसान चाहे तो एक दिन में ही पूरा फुल बॉडी का ट्रीटमेंट एक सेशन करा के फिर अगले 1-2 महीने में टाइम मिले तो आकर के एक सेशन करा सकता है। मतलब उसको रेगुलर विजिट तो करना होगा फिर? फॉलोअप के लिए मैम 2 महीने बाद आना होगा, क्योंकि फॉलोअप के बाद ये पता चलेगा कि अभी पेन का लेवल क्या है। अगर मेरे पास वो 100% पेन लेकर के आता है तो 1 महीने बाद पेन का लेवल क्या है। अगर जो इंसान का पेन 70 to 80% कम हो जाता है तो मैं उनको नहीं बुलाता हूँ, थोड़ी बहुत लाइफ स्टाइल बताता हूँ कैसे बैठना है, फिर वो लाइफ टाइम हेल्दी रहते हैं। फिर वो कभी कोई 3 महीना 6 महीना, जैसे मैं बोला, जैसे गाड़ियों का सर्विसिंग होता है, गाड़ी कुछ प्रॉब्लम नहीं हो फिर भी हम लोग 2 महीने बाद सर्विसिंग कराते हैं, कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं हो जाए। तो अपने शरीर के साथ क्यों, अपने शरीर तो उससे भी महंगा है ना, तो इस पर ध्यान देना चाहिए। जो लोग आते हैं उसमें कोई ऐसा पेशेंट आपके पास आया जिसमें मतलब बहुत ही क्रॉनिक था और सिर्फ लापरवाही के कारण उस हद तक पहुंच गया कि आपको भी देख के लगा हो कि नहीं ये तो मतलब बेहाल है? अभी तो बहुत पुराना नहीं, अभी मैं कल अभी आपका स्टडी नाइट का बात कर रहा हूँ मैं। अभी आपके दिल्ली में जब मैं आया हूँ वहीं पे मैं देखा एक पेशेंट है, बाय प्रोफेशन सीए हैं, उनको शायद 5 साल 7 साल पहले सर्जरी हुआ है नेक का। ओके। 18 to 20 स्क्रू लगे हुए हैं सर्वाइकल स्पाइन में। वो तो कम्प्लीटली बेड रीडन थे, उनके राइट लेग्स में आप उसको कट कर दो, कुछ भी करो, कोई सेंसेशन नहीं था। मैंने उनको देखा, नेक का मूवमेंट भी बस जीरो, बस आँख घुमाते थे, नेक नहीं घुमाते थे। मैं देखा क्या करना चाहिए, फिर डॉक्टर उनको फिर बोला सर्जरी के लिए, तो वो लोग अवॉइड कर रहे थे कि अब नहीं करना है। मैं मिला, देखा, गया, देखने के बाद मैं उनको देखा, ट्रीट किया, मतलब विदिन 5 to 10 मिनट्स में पैर में सेंसेशन भी आया, पैर को फोल्ड भी किया उन्होंने, और नेक का मूवमेंट अप्रॉक्स 50% से ज़्यादा इंक्रीज हो गया सिंगल सेशन। स्क्रू वगैरह लगा हो तो कैसे करेंगे आप ट्रीटमेंट, मतलब किस तकनीक का इस्तेमाल होगा? स्क्रू जैसे मान लिया हमारे नेक मूवमेंट में हमारे सारे वर्टिब्रा सपोर्ट कर रहा है C1 to लेकर के C7 तक, लेकिन ज़्यादा जो नेक का मूवमेंट है C6 C7, उनका क्या है 4 to लेकर के 4 से C1 C2 C3 C4 C5, 6 और 7 फ्री था। मैंने 6 और 7 को एक्टिव किया। ट्रेपेजियस मसल्स आप देखेंगे जो नेक से स्टार्ट होकर के बैक तक जाता है, मैंने उसको रिलीज किया, फिर लोअर बैक का रिलीज किया। वो काफ़ी हद तक जो 1 गिलास पानी तक नहीं पकड़ पा रहे थे, वो कल उन्होंने 1 गिलास पकड़ के पानी पिया विदिन 10 मिनट्स। तो कितना अच्छा लगा। 7 ईयर्स से उनके सारे घर वाले रोने लगे, मुझे गले लगा लिए, ऐसा कुछ हुआ कल। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। एक अभी रिसेंट में आप देखे होंगे वीडियो, गुजरात के एक थे, किसी इन्फेक्शन के कारण उनका ईयर टोटली हेयर लॉस हो गया था, हेयरिंग लॉस, टोटली हेयरिंग लॉस, सुन ही नहीं पा रहे थे। मैंने उनको ट्रीटमेंट दिया, सडन 5 मिनट्स में कंप्लीटली बता रहे थे कि जो जिससे नहीं सुनता था उससे सुनने लगा, जो सुनते थे वो भी कम पड़ गया। तो ऐसा बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 20 साल 22 साल बाद फर्स्ट टाइम मेरे ट्रीटमेंट से बोले हैं, वोकल कॉर्ड जैसे मैंने एडजस्ट किया है। हाँ, कई लोग बच्चे नहीं बोल पाते हैं बिल्कुल, तो ये भी संभव है? ये भी संभव है। सब लोगों को लगता है कि नेक पेन बैक पेन नहीं है, लेकिन बहुत, इनफैक्ट हम लोग बीपी, डायबिटीज, ये क्या है, पीछे में हमारा वर्टिब्रा T7 है, थोरैसिक 7, वहाँ का ब्लड सप्लाई का काम क्या है, पेनक्रियास को और स्प्लीन को ब्लड सप्लाई करना। जब पेनक्रियास को ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो जैसे ही ये पेनक्रियास को ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो पेनक्रियास क्या होगा, अपना फंक्शन, अगर आप भूखे हैं, आपको खाना नहीं दिया जाएगा तो आपका भी सारा होगा, कभी फीवर्स आएगा, कभी वीकनेस होगा, कभी ये सब होगा। करना है कुछ और, करेंगे कुछ और। 20 kg का वेट उठाना है, अगर आप खा के हेल्दी नहीं रहेंगे तो कैसे उठाएंगे? पेनक्रियास को काम है इंसुलिन को सिक्रेशन, जैसे ही उसको प्रॉपर ब्लड नहीं मिलेगा पेनक्रियास स्लो हो जाएगा, स्लो होगा तो वहाँ से इंसुलिन का सिक्रेशन भी कम होगा, वो पेशेंट डायबिटिक हो जाएगा। मेरा मानना है कि अगर पेशेंट जिसको डायबिटीज हुआ है, डायबिटीज का इलाज संभव है कैरोप्रैक्टिक के माध्यम से? एकदम डाइजेशन, डायबिटीज और अक्यूट लेवल हो जाए जैसे इंसुलिन, एक्यूट लेवल हो जाएगा तो मैं उसको ट्रीटमेंट करके ये इंसुलिन बंद करा सकता हूँ डे बाय डे। अगर वो मिलते रहे, या डेफिनेटली अगर वो मिलते रहे डे बाय डे, थोड़ी बहुत लाइफ स्टाइल तो चेंज करना होगा मैम, क्योंकि अगर वो
क्रॉनिक हो गया है, काफ़ी टाइम से वो मेडिसिन पे डिपेंड हो गया है बॉडी, तो उसके लिए तो टाइम लगेगा। मुझे तो ये डर लग रहा है दुनिया के सारे डॉक्टर रिप्लेस ना हो जाए। देखिए पहले ऐसा कुछ नहीं है, मतलब सारी ट्रीटमेंट की बात है मैम। जो भी कुछ ऐसे डॉक्टर्स हैं, नाम नहीं बताऊंगा मैं, जो खुद वो फील्ड से हैं लेकिन वो ट्रीटमेंट आकर के खुद लेते हैं और उन लोगों को फ़ायदा भी होता है। लेकिन अब है कि सारे लोग अब मानने लगे हैं और सब लोग जानने लगे कि नहीं ये ट्रीटमेंट है, और उन लोगों की भी चाहत होती है कि इस ट्रीटमेंट को आगे बढ़ाया जाए। अब सारे डॉक्टर्स भी मतलब हमारे सपोर्ट में आ रहे हैं और वो लोग चाह रहे हैं कि ये ट्रीटमेंट को आगे बढ़ाया तो जाए। वैसे देखा जाए तो डॉक्टर्स की लाइफस्टाइल भी कोई बहुत अच्छी तो होती नहीं है। दे आर ऑलवेज वर्किंग, इतना लॉन्ग वर्किंग आवर्स होता है। हाँ, फिर नेक झुका के वो बेंड होके काम कर रहे होते हैं, तो उनको मुझे लगता है कि एकदम सारी, अभी 2-3 सर्जन भी आए थे जिनका वो फॉरवर्ड नेक हो गया था। सर्जन, वो ऑर्थोपेडिक सर्जन थे, उनका फॉरवर्ड नेक हो गया था। फिर सारा मतलब क्या है ना कि काम उस लेवल तक होता है, अपने आप को ध्यान ही नहीं दे पाते। उनका लक्ष्य होता है बस पेशेंट को ठीक करना, उसके चक्कर में अपना डेली लाइफ जो है, खाना, रहना, बैठना सब भूल जाते हैं। किस प्रोफेशन के लोग ज़्यादा आते हैं आपके पास? हमारे पास ज़्यादा अगर देखा जाए तो कंप्यूटर वर्कर्स जो है, जब कंप्यूटर पे वर्क करते हैं, हाँ, आईटी इंडस्ट्रीज चाहे और भी, मतलब अभी तो ये नॉर्मल सी बात है, मोबाइल तो सब लोग यूज़ कर रहे हैं तो उनको तो प्रॉब्लम होना ही है। तो अधिकतर जो केसेस है सर्वाइकल से आ रहे हैं, सर्वाइकल और लोअर बैक, नेक पेन और बैक पेन, ये और एक आपका ये एसिडिटी, गैसेस, ये सारे प्रॉब्लम। अच्छा, कुछ हल्की फुल्की एक्सरसाइज बताइए ना जो कि रेगुलर करना चाहिए अगर नेक पेन को अवॉइड करना है या बैक के को। सबसे पहले तो थोड़ा बहुत अपने जो डेली लाइफ में सुधार लाने हैं। सुधार क्या लाने हैं कि पिल्लोज आप अवॉइड कीजिए। तकिया अगर आप अवॉइड करते हैं, नेक के पीछे लेते हैं, नहीं लेते हैं, तो उससे बहुत सारे प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं। तकिया लेना गलत नहीं है, बिल्कुल लेना ही नहीं है। तकिया लेना गलत नहीं है, हम लोग गलत तरीके से लेते हैं उसको। ओके, तो जैसे ही तकिया को हम लोग यहाँ रखते हैं तो हमारा नेक क्या होता है, फॉरवर्ड बेंड होता है, तो कहीं ना कहीं ब्लड वेसल्स कंप्रेस होता है, सारा सिम्टम्स आता है। अगर हम लोग तकिया यहाँ लेते हैं, केवल यहाँ, तो ये जो होता है ये नेचुरल कर देता है। जैसे कि आप देखे होंगे आजकल सर्वाइकल पिलोज मिल रहे हैं। सर्वाइकल पिलोज का रोल क्या है कि हम लोग नेक को जैसे स्टेबल करते हैं तो हमारा ये जो बाहर का जो पार्ट है कंप्लीटली जाता है और यहाँ जो कर्व, जो नेचुरल कर्व होता है, उसको मेंटेन रखता है। अगर वो सब लोग सर्वाइकल पिलो यूज़ नहीं कर सकते हैं तो उन लोगों का क्या है, पिलोज यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, शोल्डर से लेते हुए यहाँ से यहाँ, ये नेक भी उस पर रेस्ट होना चाहिए और शोल्डर भी। पिलोज में भी तो इतनी वैरायटी है, कुछ फोम है, कुछ जेल है, कुछ क्या है, कुछ नहीं, कॉटन है। जो सॉफ्ट होना चाहिए, जैसे कि जो हम रखा, जैसे में हम लोगों ने जैसे अपने सर को स्टेबल करते हैं, हेड को स्टेबल करते हैं, तो उसका शेप ले ले। फोम क्या होता है कि वो स्टेबल नहीं होता है, उस पर हम लोग ऐसे, तो वो क्या है हमारे लिए नुकसानदायक है। अगर कर्टन्स का हम लोग देखे होंगे पहले जो आता था वो ज़्यादा इफेक्टिव है। और कितना मोटा हो पिलो हमारा? ज़्यादा मोटा नहीं, मीडियम। अगर मैं माना हूँ अगर कॉटन्स का अगर यूज़ करते हैं तो 1 kg का पिलो से अनफ है। हाँ, और जो मैट्रेस भी है वो मैट्रेस ना तो ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए ना तो ज़्यादा हार्ड होना चाहिए, नॉर्मल वे। हार्ड भी रहेगा तो प्रॉब्लम होगा। मुझे लगता है बैक टू बेसिक्स जाना चाहिए। हाँ, अब डॉक्टर मैट्रेस बहुत सारे आते हैं तो वो यूज़ करना चाहिए। उसके बाद जैसे स्लीपिंग पैटर्न ठीक होता है तो जब भी हम बैठ करके मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं तो हम लोग को क्या क्या ज़्यादा, मोबाइल तो आजकल हमारे जीवन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया है। खाना छोड़ सकते हैं लेकिन मोबाइल नहीं। अच्छा, बच्चे हो, बूढ़े हो, कोई भी हो, एक लगता है कि मोबाइल है तो हमारे पास सब कुछ है। वही दुनिया बन चुकी है। वही दुनिया बन चुकी है, चाहे वो मेडिकल से हो, चाहे वो खाना से हो, चाहे किसी भी, चाहे वो आपका ये कैशलेस अभी हमारे मोदी जी का जो स्कीम आया वो सब सारा। तो कभी भी मोबाइल यूज़ करना है तो अगर ज़्यादा लॉन्ग यूज़ करना है तो 90 डिग्री सर को ऐसे बेंड नहीं करना ये, और उससे भी ज़्यादा यूज़ करना है तो आप सुपाइन लाइन में लेट जाओ स्ट्रेट, उसके बाद यूज़ कर लो। उससे आपका आर्म को भी लेट के मोबाइल देखना सही है? मतलब जैसे कहते हैं कि वो हमारे आईज के लिए सही नहीं होगा। तो आइज़ के लिए उसमें मैम ब्लू लाइट फिल्टर भी तो आता है। अब ये सारी जगहों पे तो है। आइज़ के लिए तो आप बैठ के देखो, सो करके देखो, वही है। ये सब सारे मैं पोस्चर बता रहा हूँ जिसके कारण आप फिजिकली कुछ प्रॉब्लम नहीं आए। और कुछ उन लोगों के लिए भी बताइए ना डॉक्टर जो कि बाथरूम में मोबाइल ले जाते हैं। देखिए, बाथरूम में मोबाइल ले जाने से उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं। क्या है कि आप देखेंगे जब वॉशरूम में आप बैठते हैं तो 2 to 3 टाइम्स ऐसा होता है जब हम लोग मोशन को पास आउट करते हैं तो उस समय क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन तो ध्यान जो रहता है, तो वैसे लोगों को देखेंगे कि आप कभी आप गौर कर लेना, जो आप देख रहे हैं वीडियो वो लोग, कभी आप मोबाइल ले करके नहीं जाना और वॉशरूम जाना फिर आना, ठीक है। उस समय आपको ऐसा लगेगा जैसे पूरी तरीके से पेट की सफाई हुई है, क्योंकि जो मतलब फर्स्ट टाइम जो आता है मोशन उस समय हम लोग चले जाते हैं मोबाइल लेकर के, लेकिन सेकंड और थर्ड वाला जो मोशन होता है वो ब्रेन और जो स्टमक का कनेक्शन कट हो जाता है, मोबाइल में हम लोग इंगेज रहते हैं। तो वैसे लोगों का कंप्लेन आएगा कि मैं वॉशरूम गया, फ्रेश फील नहीं कर रहा हूँ, सारा दिन गैस, एसिडिटी, तो ये सब प्रॉब्लम आता है। तो वॉशरूम में मोबाइल नहीं यूज़ करना चाहिए क्योंकि हमारा पूरा का पूरा ध्यान उधर रहता है। मतलब जब आप
टॉयलेट सीट पर हो तो आपका ध्यान सिर्फ उसी काम पे होना उसी काम पे होना चाहिए, इस पे नहीं। खाते समय और वो वॉशरूम जाते समय मोबाइल को अवॉइड करेंगे तो आपका डाइजेशन मतलब मेरे हिसाब से 80% सही हो जाएगा। खाते समय भी? खाते समय भी मैम हम लोग खाते रहते हैं, मोबाइल यूज़ करते रहते हैं, खाना को चबाया नहीं चबाया क्या किया उसके बाद में ध्यान कहीं और रहता है। तो ये थोड़ा सा अवॉइड करना होगा। तो एक्सरसाइज थोड़ी बहुत जो मैंने आपसे कहा, एक्सरसाइज थोड़ी बहुत क्या है कि जो कोई नहीं कर सकता आज के भागम भाग की लाइफ में, थोड़ी बहुत वो उठ करके कुछ नहीं कर सकता, एटलीस्ट हाफ एन आवर वॉक तो कर सकता है ना। चल ले, वॉकिंग कर ले, अगर उस लायक है, नी पेन वगैरह नहीं है तो स्किपिंग कर ले, थोड़ा वार्म अप एक्सरसाइज कर ले, थोड़ा ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर ले, थोड़ा नेक का मूवमेंट जो अपना होता है नॉर्मल सा, बहुत सारे एक्सरसाइजेस नेट पे पड़े हैं, सिंपल सा एक्सरसाइज जो मतलब एटलीस्ट 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स अपने आप पे देना चाहिए। अगर वो देंगे तो सारे जितने सारे जॉइंट से सर्कुलेशन स्टार्ट रहेगा और उससे आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फिजिकली मतलब बहुत एक्टिव है, मेरा इशारा मेरी तरफ ही है, हाँ, कि जैसे बहुत एक्टिव, हाँ, पूरे दिन मैं काम कर सकती हूँ, लेकिन फिर भी बॉडी में सोरनेस और स्टिफनेस फील होती है। वही तो रीज़न है ना मैम। तो क्यों? बॉडी आपको सिग्नल दे रहा है लेकिन आप रेस्ट, अगर आप क्या है कि आप काम कर सकते हैं, आप सोचते हैं कि मैं बहुत एक्टिव हूँ, आपको नींद भी आए फिर भी आप काम कर लेंगे। आपको जब नींद आ रहा है क्यों? बॉडी आपका चाह रहा है कि आप रेस्ट कर लो 10 मिनट, 10 मिनट सो लो, लेकिन आप नहीं, मैं कैसे सो सकती हूँ, कॉफ़ी बनाओ मैं पी लूँ, मैं तो एक्टिव हूँ। तो एक्टिव कहाँ से? शरीर को सुनना है, शरीर को सुनना है। मशीन भी है वो भी हीट होने लगता है, मोबाइल भी हीट होने लगता है, उसको हम लोग रेस्ट देते हैं तो अपना बॉडी भी तो हीट होता है। सिग्नल तो आता ही है लेकिन हम लोग, तो किस टाइम पे वो सिग्नल क्या है, वो क्षण क्या है जब हमें सोच लेना चाहिए कि नहीं अभी हमें कायरोप्रैक्टर की आवश्यकता है? देखिए क्या है, अभी आप देखेंगे सबसे पहला आपको अगर फील होने लगे कि मेरा बॉडी, सुबह में आप उठते हैं बॉडी में स्टिफनेस रहता है, जकड़न रहती है, लगता है कि मैं एक्टिव फील नहीं कर रहा हूँ, 6-7 घंटे के बाद नींद लेने के बाद में भी मैं अनइजीनेस फील कर रही हूँ, पूरा बॉडी ऐसा जैसा थका थका सा लग रहा है, पैर में नमनेश आ रहा है, चाहे थोड़ी देर बैठ लेते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि ये पैर नम आने होने लगा, सर में दर्द होने लगा, कुछ भी ध्यान मतलब एक जगह नहीं कर पाना। तो मैं चाहता हूँ कि एक बार मिल करके बॉडी अलाइन कराना चाहिए। और इसमें भी कुछ ग्रेड्स होते हैं कि आप मतलब इनिशियल स्टेज हुआ, फिर एक हाई ग्रेड हुआ और उससे भी ज़्यादा हाई हो गया, जबकि मतलब ये सारे आपको खुद फील होने लगता है। अभी आप जब आपको पेन होते हैं तो आप बैठती है, थोड़ा देर रेस्ट कर लेते हैं, ठीक हो जाएगा, फिर कर लेंगे। स्टेज 1 मुझे डॉक्टर के पास जाना है, स्टेज 2 अब मैं ट्रीटमेंट के अंदर आ गई हूँ, MRIs एक्सरे ये वो मुझसे अब 20 कदम नहीं चला जा रहा है, स्टेज 3 अब मैं बेड रिडन हो गई हूँ, स्टेज 4 सर्जरी कराना है, स्टेज 5 ये सारे आपको सिम्टम्स देखेंगे। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जाना, अब स्टेज 1 और स्टेज 2 उसके बीच में अगर मिल लेती हैं फिजियोथेरेपिस्ट और कायरोप्रैक्टर से तो आपका पेन वहीं खत्म हो जाएगा, आगे का प्रोसीजर होगा ही नहीं। अच्छा, आपके पास तो बॉलीवुड की कई हस्तियां आती हैं और मतलब सेलिब्रिटीज़, हाँ, चाहे वो राजनीति से हों, बॉलीवुड से हों, उनको किस तरह की समस्या होती है बॉलीवुड वालों को ज़्यादातर? बिकॉज दे हैव ऑल फैसिलिटीज़, पैसा है, लग्जरी है, सुख सुविधा है, एक्सरसाइज करते, जिम जाते हैं मोस्ट ऑफ देम, लेकिन फिर समस्या कहाँ आ जाती है? एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, सारी बात ठीक है। उनको आप देखना, कोई बॉलीवुड स्टार को देखेंगे क्या है, अभी इसका वेट मुझे 80 kg चाहिए, उसमें वो लोग खाना शुरू करते हैं, वेट बढ़ाना शुरू करते हैं, सारे एक्सरसाइज स्टॉप कर देते हैं। इनका जो अभी जो बॉडी वेट चाहिए मुझे 55 kg चाहिए, डाइट करना शुरू करते हैं, एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं, एक्स्ट्रा प्रेशर बॉडी पे। अब देखेंगे ये सूट मुझे सीन करना, ये जो सीन जो है मुझे शूट करना है, वो 2 बजे रात में अच्छा सीन आया, मुझे वही शूट करना है। अब क्या उसके चक्कर में ना वो सो पाते हैं, ना वो हेल्दी डाइट ले पाते हैं, घर पे रहते हैं सब कुछ, लेकिन उनको नाचना तो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के सारे पे ही है। वहाँ पे फिर वो कहीं ना कहीं गड़बड़ होता है, उनका स्ट्रेस लेवल इतना हाई होता है, काम का प्रेशर इतना हाई होता है कि वो लोग सही से अपने बॉडी पे टाइम नहीं दे तो पाते। आज की डेट में कौन सा वर्क ऐसा छूता है जहाँ स्ट्रेस और वही तो मैं कह रहा हूँ ना, ये सब सारे चीज़ों को देखते हुए भी अपने आप को हेल्दी रखना है, ये सब सारे चीज़ों को होते हुए इस चीज़ को हेल्दी रखना है। और मेरा मानना है कि मैं पहले भी बोला कि जो बीमार हैं वो उनको ठीक होने के लिए आना है, जो बीमार नहीं हो उनको सर्विसिंग होने के लिए आना है मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और मैं एक बात और आपको बता दूं, जो कायरोप्रैक्टिक की ओरिजिन और उत्पत्ति जो हुई है हमारी इंडिया ही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ, हमारी इंडिया ही है, क्योंकि आज हम लोग देख रहे हैं 1895 में डैनियल डेविड पाल्मर साहब थे ओके, यूएसए में। तो जैसे वो उनके ऑफिस बॉय को किसी को बुक उठाते हुए देखा उन्होंने, तो जैसे कभी कैसे क्रैम्प्स आ जाता है बैक में, क्रैम्प्स आया तो वो चिल्लाया, दर्द हुआ। तो डैनियल डेविड पाल्मर साहब ने जैसे देखा तो बैक बोन थोड़ा उभरा हुआ दिखा, तो प्रेशर से उसे जैसे प्रेस किए, टक साउंड आया, जाके वो सेट हो गया, पेन गायब हो गया।
पेन गायब हो गया, फिर इतना कराने वाला दर्द ऐसे कैसे गायब हो सकता है। फिर उन्होंने रिसर्च करना शुरू किया, 2-4-5 साल रिसर्च किया होगा। फिर उसके बाद में 1907 में एक छोटा इंस्टीट्यूशन डाला कायरोप्रैक्टिक का, ये विषय में बहुत विरोध हुआ उनका, ऐसे नहीं वैसे नहीं, लेकिन आज आप देखेंगे पूरा दुनिया यूज़ कर रहा है। लेकिन मेरा मानना है कि ये 100-200 साल की बात नहीं है, यह युग युग की बात है, द्वापर युग, जो भगवान श्री कृष्ण थे। कुब्जा के नाम सुना होगा आपने, जो कुबड़ी सी लेडी थी, कंस के वो दासी थी। तो जब भगवान श्री कृष्ण उस नगरी में गए तो सारी वो कुबड़ी को कुबड़ी कुबड़ी कह के चिल्लाते थे, चिढ़ाते थे। भगवान श्री कृष्ण ने सुंदरी कह के संबोधन किया उनको, तो उनको और गुस्सा आया कि सब लोग कुबड़ी कहते हैं और ये सुंदरी कह रहे हैं, ऐसा कौन सा सुंदरी मुझ में देखी। तो बोले नहीं, तुम सुंदरी हो। तो फिर वो जो अपने चरण से उनके पैरों को दबा करके ये चिहुक जो कहते हैं, ये चिन बॉल, इसको जैसे उठाते हैं वो स्ट्रेट हो जाती है, कुबड़ी सी औरत सीधी हो जाती है। तो मैं मानता हूँ ये कायरोप्रैक्टिक की उत्पत्ति वहीं से हुई है। ये कहानी मुझे नहीं पता थी, ये कुब्जा को तो सुना था। नहीं तो कुब्जा, आप कृष्ण कुब्जा गूगल पे टाइप करेंगे पूरा कहानी आ जाएगा। तो ये तो इसके जनक तो भगवान श्री कृष्ण हुए। भगवान श्री कृष्ण हुए। अगर जो आध्यात्मिक हैं वो मानते हैं ये बात, तो ये हमें सुंदर भी बना सकता है। सुंदर भी बना सकते हैं। अगर मुझे 1 मिनट, आपको पेन है कोई भी बॉडी पार्ट में, आपका फेशियल एक्सप्रेशन क्या होगा? अगर आप कहीं भी पार्टी में जाओ, कहीं जाओ, अब बैक पेन है, नेक पेन है, सीवियर है, कोई पार्टी आप एंजॉय करेंगे? चेहरे के स्मार्ट मतलब जो खूबसूरती है वो गायब रहेगी। जैसे ही एक होता है कोई दर्द नहीं हो, उसका चेहरा कैसा खिलेगा? तो सुंदर तो बनाएगा ही। अभी आपने जो ये बात बताई कि श्री कृष्ण ने कुब्जा को ऐसे चिन्ह से उठा कर देखा और वो तब्दील हो गई, तो मुझे ये खबर याद आ रही है कि रोहित शर्मा, हमारे क्रिकेट के जो कैप्टन थे, उनका भी एक वीडियो ऐसे वायरल हुआ था कि उन्होंने अपने शोल्डर को ऐसे टक करके सेट किया था। सो विदाउट एनी स्किल्ड हेल्प, क्या हमें खुद से ये कोशिश करना सही है हमारे लिए? अगर देखिए क्या है, रोहित शर्मा जो हमारे इंडिया के बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, उनको सारी देखिए क्या है, जो भी क्रिकेटर हैं उनको एक्सरसाइजेस सारी पता है। वो तो अनएजुकेटेड है ही नहीं, उनको सारे पता है, मसल्स, बोन, सारा नॉलेज है। उनके फिजियोस भी हैं, पर्सनल गार्ड भी करते हैं, ये करना वो करना। जब उनको ऐसा फील हुआ कि मेरा शोल्डर थोड़ा डिसलोकेट हो रहा है, उनको लगा कि बस इस मोमेंट से मैं कर सकता हूँ, उन्होंने किया और रिसेट कर लिया। तो ये कॉमन सी है, किसी को भी शोल्डर डिसलोकेट होता है, अगर किसी को देखेंगे आप शोल्डर डिसलोकेट होता है, वहाँ कोई नहीं होता, तो उस समय वो क्या करेंगे? डॉक्टर, पेनफुल इतना वो पेन होता है कि वो मतलब 10 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो वो लोग तो सेल्फ एडजस्टमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन और भी बहुत सारे जो केसेस हैं, नेक, बैक, ये सब जो जिसको नॉलेज नहीं है वो नहीं करे, नहीं तो उसके बाद इंजरी हो सकता है। अच्छा, ये सबके लिए सही है, चाहे बच्चा किसी भी उम्र का हो, बुजुर्ग हो, कोई भी हो, सबके लिए सही है? एकदम सबके लिए सही है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो। अगर देखिए क्या है, कोई भी प्रोफेशन में लोगों को आप देखे होंगे मिथ, मैं आपको बता रहा हूँ 2-4 मिथ ऐसे होते हैं कि कायरोप्रैक्टिक से नेक टूट जाता है, पैरालाइज हो जाता है। मिसकंसेप्शन है ये। हाँ, कि हड्डियां तोड़ मरोड़ जाता है। तो वो कौन करता है? जिसको नॉलेज नहीं है। अगर अनट्रेन डॉक्टर सर्जरी करेगा, पेशेंट मरेगा। अगर वही ट्रेन डॉक्टर ट्रीटमेंट करता है तो नहीं होगा। आपने ट्रेनिंग कहाँ से ली डॉक्टर? देखिए हमारी क्या है, हमारी फिजियोथेरेपी जो है बिहार से ही हुई है, बैचलर्स मास्टर्स यूपी से, और अभी डॉक्टरेट ये यूरोपियन यूनिवर्सिटी से, डीपीटी, ठीक है। उसके बाद का जो है कायरोप्रैक्टिक जो है एकरमैन इंस्टीट्यूट ऑफ कायरोप्रैक्टिक स्वीडन से, और ऑस्टियोपैथी हमारी कनाडा से हुई है। तो ये सब सारे चीज़ों को कंबाइन करके, और एक मतलब ऑस्टियोपैथी भी, कायरोप्रैक्टिक भी और फिजियोथेरेपी भी कंबाइंड ट्रीटमेंट मैं पेशेंट को देता हूँ। जिसको एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है उनको एक्सरसाइज बताता हूँ, जिनको एडजस्टमेंट की होती है उनको एडजस्टमेंट देता हूँ, जिनको मसल्स का पावर गेन करना होता है उनको ऑस्टियोपैथी देता हूँ। तो एक कंबाइंड थेरेपी करके लोगों को ठीक करता हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि भारत में अभी भी अगर आपके जैसे रेप्यूटेड कायरोप्रैक्टर्स की तलाश करें तो बहुत कम है। सो क्यों यहाँ पे बहुत प्रमोट नहीं हो पा रहा? पढ़ाई इसकी क्यों नहीं हो पा रही? नए चेहरे क्यों नहीं आ पा रहे? ये एक बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हमारा इंडिया इस लेवल पे है आज कि देश में एक मतलब पूरी दुनिया में एक अपना पहचान बना के बैठा है। लेकिन इतने बड़े पहचान बनाने के बाद में भी एक कायरोप्रैक्टिक की कहीं इंस्टीट्यूट नहीं है, कहीं कॉलेजेस कहीं नहीं है, कहीं कॉलेजेस भी नहीं है। तो मैं आग्रह करूंगा कि हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बहुत कुछ किए, तो आयुष मंत्रालय से लेकर के या चाहे जो भी हो, इससे भी लेकर के इस कोर्स को भी इंडिया में लाना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्किल है। बहुत सारे बच्चों को क्या है कि इसमें फ्यूचर्स मतलब जो चाहिए वो मिलेगा। ड्रग लेस थेरेपी, अभी देखेंगे कि मोदी जी अभी बहुत सारे चीज़ों को ऐसे प्रमोट कर रहे हैं जो अल्टरनेटिव मेडिसिन है।
हम महाराष्ट्र में देखेंगे एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर को भी काउंसिल बना करके उसको लीगलाइज किया गया। अभी फिजियोथेरेपी देख रहे हैं, हमारे इंडिया में इतना पुराना है, फिर भी अभी बहुत सारे जगहों पे उनका काउंसिल नहीं है। तो ये सब जो चीज़ें हैं इस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, इसको आगे बढ़ाना चाहिए। आपकी बात चल रही है आयुष मंत्रालय वगैरह से कि भारत में कुछ किया जाए? अभी मैं इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे जो मेरा रिसर्च चल रहा है, मेरे बहुत सारे जो पेशेंट को मैं ट्रीट कर रहा हूँ जो बिल्कुल डिफरेंट केसेस है, जो एक बहरा आदमी नहीं सुन रहा है वो सुनने लग रहा है, जो बोलने वाला आदमी नहीं बोल रहा है वो बोलने लग रहा है। ये सब सारे रिसर्च और भी बहुत सारे मेरे डॉक्टर्स की टीम साथ में काम कर रहे हैं। एक हम लोगों ने हीलिंग सर्कल करके भी बनाया है, जिसमें 4-5 डॉक्टर्स जो हैं, हमारे अली ईरानी सर जो हिंदुस्तान के टॉप मोस्ट फिजियोथेरेपिस्ट हैं वो भी हमारे साथ में हैं, मिक्की मेहता जी हैं जो योगा के बहुत ही एक्सपर्ट हैं वो भी हैं, एक्यूपंक्चरिस्ट एक संतोष करके हैं पांडे जी वो भी हैं, मैं कैरोप्रैक्टर। तो एक हीलिंग सर्कल, उसमें एक कंप्लीट ट्रीटमेंट मिलेगा विदाउट मेडिसिन। तो ये अभी हम लोग का ये चल रहा है और ये काम भी कर रहे हैं हम लोग। बस चाहत यही है कि किसी तरह, मेरा एक सपना है कि इंडिया में बस इसका कोर्स लॉन्च हो जाए। सपना उसी दिन पूरा होगा जिस दिन के कोर्स लॉन्च होगा। मैं अपनी छोटी छोटी कोशिश से बहुत सारे फिजियोथेरेपिस्ट को मैं ट्रेन करता हूँ जो ऑलरेडी डॉक्टर मतलब प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऑलरेडी जो है प्रैक्टिशनर हैं, उन लोगों को मैं सिखाता हूँ। बहुत सारे लोगों का ऐसा क्वेश्चंस भी आया है, मेरे कमेंट भी आया है कि डॉक्टर रजनीकांत डॉक्टर बना रहे हैं। मैं डॉक्टर नहीं बना रहा हूँ, मैं उन लोगों को स्किल दे रहा हूँ। हमारे घर में अगर हमको खांसियाँ होती है, खांसी होता है, कोल्ड कफ कुछ भी होता है, तो हमारे घर के जो मम्मी दादी कोई भी होती हैं काढ़ा बना देती हैं, कोई कुछ खिला देती हैं, तो डॉक्टर थोड़ी हैं वो। अगर देखा जाए तो आयुर्वेदिक डॉक्टर है, लेकिन वो डॉक्टर तो नहीं है। उन्होंने सीखा है बचपन से, वो अपनी माँ से सीख करके हम लोगों को दिया। तो वही स्किल है। अगर मुझे पेन होता है तो पहले हम लोग क्या करते हैं, जनरली घर में क्या करते हैं, बर्फ है सिकाई कर लेते हैं, गर्म पानी है सिकाई कर लेते हैं, तो उससे क्या होता है वो डॉक्टर हो जाते हैं, लेकिन वो भी ट्रीटमेंट है। लेकिन ये भी एक दुर्भाग्य ही है कि भारत में ज्यादातर लोग डॉक्टर ही हैं, बिना केमिस्ट से पूछे ये पिल पॉपिंग जो होता है, बस दवाई फाँकते रहते हैं। ये गलत है। ऐसे ही इसी कारण से आप देखेंगे कि पहले क्या होता था, यहाँ तक भी हम बता रहे हैं आपको कि अरे वो देखो डॉक्टर के पास गया था, सर दर्द हो रहा था, तुम्हारा भी सर दर्द ही कर रहा है, उसका प्रिस्क्रिप्शन ले लो, आप दवा लेकर के खा लो। अरे उसका मेडिकल कंडीशन क्या था, आपका क्या था, कैसे खा सकते हैं? वो लोग अपने हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अब तो थोड़ा बहुत सही भी होगा, तो आज के 10-20 साल पहले जाएंगे ना, वो पीली गोली ले लेना वो पेट खराब वाला था, नीली गोली ले लेना सर दर्द वाला था, ऐसे गोली कौन खा रही है भी नहीं पता था। तो पहले देखो क्या है कि अभी हम लोग सुन रहे हैं, पहले देखते थे कि दूर दूर तक किसी का किडनी खराब हो रहा है, अब क्या अपने घर में रिलेटिव्स को देख रहे हैं। रीज़न क्या है? कुछ समझे नहीं, कोई डायग्नोसिस नहीं, बस गए सर दर्द किया। यहाँ तक कि लोग डरते हैं कि डॉक्टर के पास नहीं जाए। अरे डॉक्टर के पास तो जाओ, वो तो डायग्नोस करेगा ना कि प्रॉब्लम होगी, पेट दर्द हुआ तो क्यों हुआ। मैं पहले नहीं बताया था, किसी कारण से भी हो सकता है। अब कोई कारण और है, अब कोई और कारण का मेडिसिन ले रहे हैं, नुकसान तो करना ही। अच्छा, ये कैसे आप पता लगाते हैं डॉक्टर कि जैसे किसी को सिर दर्द है, अक्यूट सिर दर्द है, तो वो माइग्रेन ही है या कुछ और है? मतलब क्यों दर्द हो रहा है? क्या ज़्यादा आजकल सिर दर्द के पेशेंट आने लगे हैं? कैसे पता चलता? देखिए रीज़न क्या है, सबसे सिर दर्द का कारण को पहले क्या है उसको सेपरेट करना कि दर्द है क्यों। पहले उसका हिस्ट्री लेना, पेशेंट ठीक से सोता है या नहीं सोता है। नहीं सोएगा, नींद की कमी होगी, उसको हेडेक रहेगा। एक होता है हाइपरटेंशन हेडेक, जो पीछे वाला पार्ट जो होता है वो हमेशा भारी भारी से रहेगा, गर्दन जकड़ा होगा, तो पेशेंट को हाई बीपी हो सकता है। एक हेडेक होता है हाफ साइड्स का हेडेक, जिसको अभी डॉक्टर माइग्रेन हेडेक भी बोलते हैं। वो ऐसा एपिसोड होता है माइग्रेन का कि बहुत ज़्यादा हेडेक होता है, मतलब इतना उसका इंटेंसिटी हाई होता है कि पेशेंट वॉमिटिंग भी करने लगता है। एक होता है आपका टेंशन टाइप हेडेक, तो बता दिया मैंने। एक होता है आपका जैसे कि सर्वाइकल जेनिक हेडेक, सर्वाइकोजेनिक हेडेक। सर्वाइकल के मसल्स जब स्टिफ होगा, मूवमेंट नेक का नहीं होगा, तो उसके कारण भी जैसे ब्लड फ्लो नहीं होगा, हमारे हेड तक नहीं जाएगा, तो उससे भी हेडेक होता है। ये पहले जानना बहुत ज़रूरी है। आजकल कॉमन आप देखे होंगे बहुत हाइपर एसिडिटी भी होगा, उससे भी हेडेक होगा। तो ये जानना थोड़ा, जैसे ही डायग्नोस करेंगे तो ईजी हो जाएगा। जैसे उनसे 2-4-5 क्वेश्चन जैसे मैंने अभी बताया पूछेंगे, वो सारा पेशेंट बताएगा तो क्लियर हो जाएगा किस टाइप का हेडेक है। अगर नींद से हेडेक है तो थोड़ा नींद लेना है, और कोई भी हेडेक हो थोड़ा अगर नेक के एरिया में अगर बैक साइड फ्रंट साइड थोड़ा मसाज लेते हैं तो हेडेक रिड्यूस हो जाता है। तो मुझे तो लगता है कि आजकल सिर दर्द के पेशेंट्स बढ़े होंगे, क्योंकि ये जो सर्कैडियन रिदम है, हम लोग सन को फॉलो करते हैं, वो तो आजकल हम फॉलो कर नहीं रहे। एकदम नहीं, किसी भी टाइम उठते हैं, किसी भी टाइम सोते हैं, तो क्या पेशेंट्स बढ़े हैं? एकदम बढ़े हैं ना मैम। आप एक सिंपल सा बात ले लो, हम लोग को सीखना चाहिए जानवरों से, हम लोग को सीखना चाहिए बर्ड, ये पक्षियों से, लेकिन हम लोग कहाँ सीखे हैं?
आप भी देखना जानवर को या पक्षी को रात में खाना नहीं खाता वो लोग। किसी जानवर को देखा आपने रात में खाना खाते हुए? दिन में शिकार करते हैं। गाय भैंस जो भी, इनफैक्ट जो हम लोग पालतू जानवर जो पालते हैं वो भी देखते हैं रात में खाते हुए, 2 बजे खाता है, नहीं देखे होंगे। पक्षी को देखें 7 बजे शाम में सारा जगहों से घूम करके आप आगे अपने घोंसले में बैठ जाता है। शेर हो, खरगोश हो, कोई भी हो, शाम में 6-7 बजे आके अपने घोंसले में। जबकि हम लोग को डर लगता है कि शेर है रास्ते में, लेकिन शेर भी आकर के रेस्ट करता है। रीज़न क्या है? 6-7 बजे खाना खा के वो रेस्ट कर लेता है, रात बनाया गया सोने के लिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, 2 बजे 3 बजे जो भी बजे मिल रहा है डालते जाते हैं, खाते जाते हैं। जानवर को आप देखेंगे, एक जानवर को खुला छोड़ देंगे ऐसे ही खेतों में, वहाँ 500 तरीके के घास रहते हैं, लेकिन 2 ही 4 घास खाता है। उसको पता है खाना, उसको पता है कि क्या खाना है। हम लोग को क्या है, चाय भी, बिस्किट भी, चाट भी, छोला भी, चाउमीन भी, तो क्या होगा? तो ये सारे सिम्टम्स हैं और इससे प्रॉब्लम बढ़ रही है डे बाई डे। तो आप अपने आप को कैसे फिट रखते हैं? क्या करते हैं आप? देखिए, हमारा भी भागदौड़ बहुत होता है। आज दिल्ली है तो कल मुंबई में है, फिर वहाँ है। तो जो मुझे लगता है कि सबसे कम, ज़्यादातर मैं सैलड पे जाता हूँ और उसके बाद में कुछ अगर मेरे लेकिन पास। थोड़ी देर पहले आप मुझे कहते हैं आपको तला खाना बहुत पसंद है। लेकिन जानने के बाद जो लगता है ना कि जान गए तो फिर समझना चाहिए कि हाँ, इसको अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि बचपन से जो लोग देखा है, समझा है, वो करते आते हैं। अब हम लोग बिहार से हैं, आलू के भुजिया जो कहते हैं डीप फ्राई, वो बहुत पसंद होता है। कि दाल चावल भी पसंद है। समोसे, दाल चावल, आलू भुजिया, ये अवॉइड नहीं करता। दिख जाता है तो फिर डाइट वाइट सब छोड़ के हम लोग टूट पड़ते हैं। उस दिन को चीट डे मान लेते हैं। चीट डे मान लेते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें होती हैं। तो थोड़ी बहुत देखिए क्या है, सुधार किया जा सकता है। कंप्लीटली तो नहीं हो सकता है, क्योंकि हम लोग को थोड़ा सा ट्रैवलिंग ज़्यादा होता है। अब ट्रैवलिंग में कैसे हो सकता है? घर पे रहते हैं तो फॉलो करते हैं। बट ये मुझे लगता है कोशिश होनी चाहिए कि हम जैसे सुबह से शाम तक सिर्फ एक जगह, एक पोजीशन में बैठे ना रहें, स्ट्रेच करें, अपने आप को एक्टिव रखें। एकदम बिल्कुल, ये हमारा स्ट्रेच प्रयास करें, है। एक्सरसाइज करें, कम से कम डेली एटलीस्ट 30 मिनट्स एक्सरसाइज कर ले। उससे आपको इन फ्यूचर जो भी है बहुत सारे प्रॉब्लम, जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगा, बीपी का प्रॉब्लम नहीं होगा, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम नहीं होगा, मसल्स एक्ट जो होता है वो नहीं होगा। मतलब बहुत सारे 150 से 200 बीमारियों से फ्री रहेंगे कि एटलीस्ट आधे घंटे एक्सरसाइज से। लेकिन जैसे विटामिन डी डेफिशिएंसी, B12 की डेफिशिएंसी, ये सब बहुत ज़्यादा है, तो वो एक कायरोप्रैक्टर कैसे एनालाइज करता है कि ये डेफिशिएंसी? देखिए, जैसे ही वो आते हैं, मसल्स बोन को हम लोग टच करते हैं, उनका पेन का लेवल एक्सट्रीम होता है। कंप्रेशन ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन पेन के लेवल हाई होता है। कभी कभी वो स्कैन्स कॉपी लेके आते हैं MRIs का, तो उसमें हम लोग एकदम डिफाइन कर पाते हैं, देख पाते हैं जो वर्टिब्रा, हेल्दी जो वर्टिब्रा होता है वो एकदम क्लियर साइज और शेप में आता है। जिसका D3D जो डेफिशिएंसी होता है, तो उसका देखेंगे साइज और शेप भी चेंज होता है, और वर्टिब्रा का जो मतलब साइज और शेप होता है, कलर होता है, वो भी चेंज होता है। तो साफ दिखता है कि D3D डेफिशिएंसी है। तो D3D डेफिशिएंसी ऐसा नहीं है कि धूप में रहना ही चाहिए। हम इंडियंस के क्या भी हो गया ना कि मतलब टैनिंग नहीं आना चाहिए चेहरे पे, सनबर्न नहीं होना चाहिए, ये तो अलग मिथ है। चलो, तो सनबर्न होगा कब? अगर हम किसी को, आप देखिए सुबह का 5 से 7 वाला धूप में किसी को सनबर्न हुआ हो? किसी को नहीं होता। सनबर्न होता है दोपहर वाला में, 2 बजे, 3 बजे, 12 बजे उसमें। तो वैसे देखिए D3 ऐसा नहीं कि हमको सन बाथ लेने से ही ठीक होगा। जो अभी आप देखेंगे सारे बच्चे अभी हों या बड़े हों, घर को एकदम हमेशा डार्क करके रखते हैं, अंधेरा। ये आप आर्टिफिशियल लाइट लेते हैं। अगर एटलीस्ट अगर हम धूप में नहीं जा सकते हैं तो कमरे को हवादार और रोशनीदार रहेगा, तो उससे भी D3 पूरा होता है। ओके। अगर जो हमारा रूम है, हम रूम में जो है ये लाइट आर्टिफिशियल जो ट्यूब लाइट और ये बल्ब का जो लाइट हम लोग नहीं, खिड़की ओपन करके उसमें अगर बाहर की हवाएं, बाहर की रोशनी आती है, तो उससे भी D3 लेवल पूरा होता है। हम लोग ये कर नहीं रहे, बंद रखते हैं। बस बाहर का शोर नहीं चाहिए, लाइट नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। तो कहीं ना कहीं तो नेचर से अलग होंगे तो प्रॉब्लम तो होगा। क्योंकि आप वही ऑक्सीजन आप जब वेंटिलेटर पे लेके लेती हैं तो लाखों लाख रुपए लगता है। अभी नेचर हम लोग को ऑक्सीजन फ्री दिया है, कितने क्विंटल, कितने लेकिन टन। अभी आप ऐसे समय में दिल्ली में है कि यहाँ का ऑक्सीजन आप ले नहीं पा रहे होंगे। नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ ना, तो ये सारी चीज़ें हैं। कुछ प्रिकॉशंस ले सकते हैं, हवाओं में जहर है, मास्क यूज़ कर सकते हैं। मतलब मैं कह रहा हूँ ना कि फिट तो रहना है, जिंदा रहना है तो काम भी करना है, लेकिन उसमें कैसे रह सकते हैं ये बहुत ज़रूरी है। तो आपकी किताब में आपने क्या अलग प्रस्तुत करने की कोशिश की है? जो किताब में मैंने यही चाहा है कि हर वो जो डॉक्टर्स अभी फिजियोथेरेपिस्ट हैं, वो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं कायरोप्रैक्टिक, उन लोगों को एक इजी और सरल भाषा में बताया गया है कि नेक का मूवमेंट क्या होना चाहिए, नेक का एडजस्टमेंट क्या होना चाहिए, और इससे किन किन बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। ये बुक उन लोगों के लिए है जो डॉक्टर्स हैं, उन लोगों के लिए नहीं जो डॉक्टर नहीं है।
ओके। वो लोग अगर बेवजह पढ़ करके वो अप्लाई करेंगे तो कहीं ना कहीं, क्योंकि उसके पीछे एक फिजियोथेरेपिस्ट ही हैं तो बैचलर मास्टर्स करने में कम से कम 8 से 10 साल जाता है प्रैक्टिस को लेने के बाद में। वो लोग पढ़ेंगे तो उनको पता है कि क्या है। जो पता ही नहीं है वो यूट्यूब वाले डॉक्टर तो फिर नुकसान करेंगे ना, चाहे मैं हूँ या कोई भी हो। एंड द बुक इज टाइटल्ड एज, क्या है टाइटल? एडवांस एडजस्टमेंट बाय डॉक्टर रजनीकांत, RKM, रजनीकांत मेथड। जो Okay. मेरा जो मेथड है मैंने उसको उसमें सारा मतलब बताया है कैसे क्या है। एक हम बहुत सुनते हैं अपने घर में बड़े लोगों से कि नाभि सेटिंग, ये क्या है? मतलब ये क्या कैरोप्रैक्टिक का हिस्सा है, क्या है? देखिए एकदम है मैम, ये जो लोग को लगता है कैरोप्रैक्टिक है, लेकिन मैं इसमें विसरल मैनिपुलेशन, ये ऑस्टियोपैथी का टेक्निक है। ओके। विसरल मैनिपुलेशन में होता क्या है कि हमारे जितने स्टमक के ऑर्गन्स हैं, लीवर हो सकता है, आपका डिओडेनम हो सकता है, स्प्लीन हो सकता है, या लार्ज इंटेस्टाइन या स्मॉल इंटेस्टाइन, क्या है कि अपने जगह पे जब देखेंगे कॉन्स्टिपेशन हो या IBS इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, आंतों के हलचल जब वो होगा, क्योंकि लीवर को हमारे सेकंड ब्रेन माना जाता है। तो अब देखते हैं कुछ सोचते हैं डर वाला, तो वैसे ही डर के कारण हमारे पेट में गड़बड़ होता है, और भी डेली लाइफ में खाना वाना बिल्कुल ये हो गया। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि जितने हमारे इंटेस्टाइन है उसको स्टिमुलेट करते हैं, डिओडेनम को, और नाभि जिसको बता दूं, जैसे कैसे हम लोग पल्स फील करते हैं ये कि उनको फीवर है कि नहीं, फीवर पल्स रेट बढ़ जाता है फीवर में, ये सब सारे सिम्टम। तो नाभि के भी जब सेंटर बीट, जब आप दो फिंगर को डीप करके अंदर प्रेस करेंगे तो एक बीट सुनाई देता है, टक टक टक। अगर वो बीट सेंटर पे है तो आप ठीक है। अगर वही बीट अपर साइड जाकर शिफ्टेड होता है तो वैसे पेशेंट को सीवियर गैस्ट्राइटिस होगा। अगर वही बीट राइट साइड शिफ्ट होता है तो पेशेंट को मोटापा और थायराइड हो सकता है। लेफ्ट साइड शिफ्ट होता है, ये सब सारों मतलब चारों तरफ से ये साफ। तो उस कंडीशन में आप देखे होंगे पहले पुराने ज़माने में हम लोग एक दिया जलाते थे और वैक्यूम क्रिएट करके सारे मसल्स को एक जगह लाते थे। तो वही कंडीशन में मैं करता हूँ, पहले स्टिमुलेट करके सारे मसल्स को एक जगह ला करके फिर नेवल को सेट कर देता हूँ। तो उसको सेट करने के बाद सारा प्रॉब्लम ही सॉर्ट आउट हो जाता है, जैसे कि इनडाइजेशन। इसका कोई मतलब डॉक्यूमेंटेड है, कुछ ऐसा है कि ये रिलायबल है ऐसा कराना? आज के डेट में आप देखेंगे मैम, ब्लॉटिंग गैसेस सारे लोगों के हैं। मैं करता हूँ और बस 5 मिनट में लोग कहते हैं कि 20 साल का मुझे एसिडिटी का प्रॉब्लम था, गायब हो गया। इसके मेरे बहुत सारे मतलब प्रूफ भी हैं, वीडियोस भी हैं, मतलब उन लोगों का जैसे कि जो कंसर्न फॉर्म है, रिव्यू फॉर्म है, वो सब भी है। तो सारे लोग को ये एक्सेप्ट कर रहे हैं। अभी आपने कहा था थायराइड, तो क्या थायराइड भी ठीक हो सकता है? देखिए मैम, मैं क्या बताऊँ आपको कि जितने सारे हैं, थायराइड ग्लैंड भी है, वो भी अगर कोई भी हमारे बॉडी में स्किन ही पकड़ लो आप, एक अगर इसका ब्लड सप्लाई नहीं होता है तो हैंड वीकनेस, श्रिंक होते जाता है, सूखते जाता है। तो उसी तरह थायराइड ग्लैंड है यहाँ पे, अगर उसको भी ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो फंक्शन उल्टा करेगा। हमारा टंग ही है, हमारा आइज़ ही है, अगर ऑप्टिक नर्व के थ्रू अगर ब्लड नहीं आता है तो उसमें आइज़ भी विजन कम होगा। तो जैसे कहते हैं कि थायराइड की मेडिसिन शुरू करने के बाद आप रोक नहीं सकते, ऐसा कहते हैं। हाँ। देखिए डर का व्यापार है, तो लोग क्या है कि आजकल सबसे बड़े डॉक्टर गूगल बाबा हो गए हैं। थायराइड वो पहले ही सर्च कर लेते हैं, क्या मैं थायराइड ठीक हो जाएगा, क्या BP ठीक हो जाएगा। वो गूगल बाबा कहेंगे नहीं भाई, गूगल बाबा तो वही है ना, कोई भगवान तो नहीं है, यूनिवर्स तो नहीं है। आपका और मेरा एक्सपीरियंस है, जो हम लिख के देंगे वही वो उठा के लाएंगे। तो वहाँ वो लिख कर आता है कि हाँ जब BP ठीक नहीं होता है, BP कुछ एक बार मेडिसिन स्टार्ट हुआ फिर बंद नहीं होता है। BP क्या बच्चे में पैदा हुए थे, छोटे जब पैदा हुए तो क्या BP लेकर के आए थे? नहीं, हम लोगों ने खाया। डर हो जाता है मन में कि आज मैंने BP की गोली नहीं लिया है, कहीं BP बढ़ तो नहीं जाएगा ना, बढ़ तो नहीं जाएगा, तब कुछ भी काम करो दिमाग में वही रहेगा, BP बढ़ जाएगा। ये सब सारी चीज़ें हैं। तो थोड़ी बहुत क्या है, पॉजिटिव थॉट भी बहुत ज़रूरी है। पॉजिटिव थॉट के साथ साथ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उससे आप अगेंस्ट रहो, आप मेजर करो, ज़रूरत है तो लो, नहीं है तो मत लो। नेक और बैक पेन का असली कारण गलत कुर्सी या गलत पोस्चर? गलत पोस्चर और गलत कुर्सी दोनों। गलत बैठेंगे उससे भी प्रॉब्लम है, गलत कुर्सी को यूज़ करेंगे उससे भी प्रॉब्लम होगा। क्रैकिंग साउंड डराती क्यों है, असलियत क्या है? क्रैकिंग साउंड ऐसे लोगों को मिथ लगता है कि कहीं बोन ज़्यादा प्रेशर तो नहीं पड़ जाएगा, बोन हमारा टूट तो नहीं जाएगा। लेकिन वो देखते होंगे नकल जो अपने जाम तोड़ते हैं, ये इसमें भी ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि हमको पता होता है कि ये लेवल इससे ज़्यादा जाएगा तो टूटेगा। तो ये किसके पास होगा? जो एक्सपीरियंस वाला होगा, उसको पता है कि इसका मूवमेंट इतना डिग्री ही है, उसके अराउंड में ही काम करेगा।
तो ये डराती है, बस देखने में लगता है, लेकिन ये डर वाला कुछ नहीं। अगर आप किसी एक्सपीरियंस मतलब डॉक्टर्स के हाथ में जाते हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं। आवाज़ ये आती क्यों है? आवाज़ ये दोनों जहाँ भी जॉइंट्स होगा वहाँ एयर बबल जो होता है, नाइट्रोजन गैसेस होते हैं, जैसे हम उसको टक फोर्स अप्लाई करते हैं वो बबल्स जो है रिलीज होता है, गैसेस रिलीज होता है और वो साउंड आता है। लोअर बैक पेन में 90% लोग क्या गलती करते हैं? लोअर बैक पेन में 90% लोग जो होते हैं उनको पता होता है कि मुझे पेन है, फिर भी वो, आप देखेंगे बहुत सारे यंग जनरेशन डेडलिफ्ट करते हैं, वेट उठाते हैं और वो, और जो कंप्रेशन 20% था वो 50% बढ़ जाता है, धीरे धीरे डे बाई डे बढ़ते जाता है, पेन का लेवल और बढ़ जाता है। कायरोप्रैक्टिक वर्सेस फिजियो, 30 सेकंड में समझाना हो तो कैसे समझाएंगे? कायरोप्रैक्टिक वर्सेस फिजियो। कायरोप्रैक्टिक एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो डायरेक्टली बोन पे काम करता है और बोन को रिसेट करके ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन कर देता है। और एज ए फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो लोग क्या करते हैं, मसल्स को एक्टिव करते हैं और डे बाय डे, थोड़ा लॉन्ग प्रोसीजर है, वो मसल्स जैसे एक्टिव होता है तो पेन कम होता है। तो एक डायरेक्ट बोन को फोकस करना मीन्स कायरोप्रैक्टिक, उस डिजीज को, मसल्स के पावर को बढ़ा करके पेन को कम करना, इट इज़ अ फिजियोथेरेपिस्ट। माइग्रेन और नेक स्टिफनेस का छिपा हुआ रिश्ता क्या है? माइग्रेन का मतलब ही होता है नेक स्टिफनेस। लोगों को लगता है कि ये दोनों अलग है, लेकिन दोनों अलग नहीं है, दोनों सेम है। क्योंकि नेक हमारा जो है ब्रेन का बहुत करीब का एरिया है। अब देखी होंगी डॉक्टर्स बताते हैं कि ब्रेन जो, जिसको माइग्रेन है 2 से 4 घंटे तक खाली पेट नहीं रहने। रीज़न क्या है कि जैसे हम लोग 2 से 4 घंटे में जैसे कुछ चबाना शुरू करते हैं, हाँ, तो ये मूवमेंट होता है और ये मूवमेंट होता है, सर्कुलेशन ब्रेन तक पहुँचता है, हेडेक कम होने लगता है। तो वैसे में ऑसिपिटल और C1 उसको हम लोग रिलीज करते हैं, माइग्रेन 5 मिनट में गायब हो जाता है। साइटिका को तुरंत कम करने के 3 आसान उपाय है। सही पोस्चर में बैठना, थोड़ी बहुत एक्सरसाइजेस और फॉरवर्ड बेंड करके वेट नहीं उठाना। 5 सिंपल डेली हैबिट्स टू सेव योर स्पाइन इन लाइफ। 6 to 7 आवर का नींद, थोड़ी बहुत सुबह में फिजिकल एक्टिविटी में आपका रनिंग हो सकता है, जॉगिंग हो सकता है, वॉकिंग हो सकता है, थोड़ी बहुत वार्म एक्सरसाइज, ये सब सारे करने से हम स्पाइन को हेल्दी रख सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर रजनीश हमारे शो में आने के लिए। इट वाज रियली नाइस। लेकिन जाने से पहले मैं चाहूँगी कि दर्शकों को भी ये लग रहा होगा कि डॉक्टर रजनीश अगर हैं तो कुछ डेमो हो जाए। एकदम, ये डेमो इसलिए होना चाहिए क्योंकि बहुत लोग ऐसे मिथ है कि ये साउंड आर्टिफिशियल है, तो हाँ, तो उन लोगों को ये क्लियर हो जाए कि आर्टिफिशियल नहीं है, रियल है। वो बिल्कुल सुनाई देता है, कट कट। बिल्कुल सुनाई देता है। नेक स्टिफनेस के लिए हम कुछ डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं क्या? क्योंकि मैं सोच रही हूँ जब आप हैं तो कुछ वो डेमो भी देंगे। और आपका राइट साइड थोड़ा कंप्रेशन है, जैसे मैं देख पा रहा हूँ। दिख रहा है आपको? हाँ, राइट साइड थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर है, राइट नोज में भी प्रेशर है। अभी आप लॉन्ग ब्रीथ करके देखो। हाँ, आप थोड़ा गला खराब है तो हाँ, वो मैं 5 मिनट में कैसे सही होता है ये मैं करके दिखाऊँ। अमेजिंग, चलिए करते हैं। ओके। जैसे कि लोग बताते हैं हेडेक हो रहा है, नेक मसल से स्टिफ है, जिसके कारण से ब्लरी विजन आता है। देखिए, जैसे मैं डायग्नोस कर पा रहा हूँ, ठीक है, ये ऑसिपिटल जॉइंट है और ये टेम्पोरल। तो ये क्या है, ये राइट साइड का आपका ये कंप्रेस्ड है। ये इधर मैं चाहे जो भी फोर्स लगा लूँ कोई पता नहीं चलेगा, लेकिन यहाँ थोड़ा फोर्स लगाने पे ये पेन आएगा। उसके बाद जैसे नीचे आते हैं, ये स्टिफनेस थोड़ा सा 5 और 6 पे। तो जैसे ही नेक को रिलीज करेंगे, थोड़ा सा सॉफ्ट, थोड़ा सा रिलीज करते हैं, आप फील भी कर पाएंगे यहाँ स्टिफनेस। इधर सॉफ्ट है, ये देखो आप स्टिफ है इधर। तो ये लॉन्ग एक ही पोस्चर में बैठने से बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स रखना आपको, ठीक है मैम। लूज छोड़ेगी नेक को, लूज लूज। एक लंबा सांस लेंगे, छोड़ेंगे सांस को, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, बस रिलैक्स। ओके, बॉडी को लूज छोड़ेंगे मैम, बॉडी को लूज, इधर ज़्यादा आए, बॉडी को लूज। एक और आएगी मैम इधर, अभी तो मैं बस वैसे लूज मैम। गॉट इट। ये आपका अपर मैंने किया, C1 C2। ये आपका रोटेशनल मूवमेंट मिड सर्वाइकल। ओके, ये आपका रोटेशनल मिड सर्वाइकल, ठीक है। एक आप गहरी और लंबी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, फिर से दोबारा छोड़ेंगे सांस को,
ये थोड़ा नेजल सेप्टम थोड़ा डेविएट है, इसको मैं अभी रिसेट करूँगा। ओके, अभी सांस लो आप। अब खुला खुला है, खुला खुला है। अब थोड़ा सा वोकल कॉर्ड पे मैं कराता ये हूँ। थोड़ा तो मेरा वो थोड़ा डेविएट था, नहीं कराटे में लगा था लग गई तो थोड़ा थी। सा डेविएट, अभी बिल्कुल स्ट्रेट है। जूडो कराटे में ना कॉलेज में खेलती थी तो अभी लगे मेरा थे। मैम, व्हाट्स योर नेम मैम? श्वेता, श्वेता, जस्ट रिलैक्स। दिस इज द वोकल कॉर्ड। ये थायराइड। या वोकल कॉर्ड एंड थायराइड बिल्कुल कैरोप्रैक्टिक से डिफरेंट। रिलैक्स बस, रिलैक्स। वेट फॉर 1 मिनट। व्हाट्स योर नेम मैम? श्वेता। साउंड में कोई डिफरेंट? व्हाट्स योर नेम? श्वेता। आवाज बदल गई क्या? बदल गई। अच्छा, दिस इज द शोल्डर जॉइंट। रिलैक्स मैम। ओके, ये नेचुरल आवाज है, ये सब आर्टिफिशियल नहीं है, ये मेरे से आ रही है। नहीं नहीं, रिलैक्स। ओके, बट यकीन नहीं होता कि इतनी आवाज सब अंदर जमा करके रखा हुआ मैंने। हाँ, एकदम फ्री हो गया, पहले रिस्ट्रिक्टेड था। ये थोड़ा अभी भी है। हाँ। ये देखिए। ओके, रिलैक्स। अब बस बस, अभी देखो मैम, लेफ्ट का देखो। हाँ, बेटर। तो ये एक छोटा सा लाइव डेमो, जब कंप्लीट ट्रीटमेंट होगा पूरा फुल स्पाइन तो सो हैप्पी, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत रिलैक्सिंग है। और स्टूडियो में सब मुझे देख के ये सोच रहे हैं कि उनको भी ये मौका मिल जाता तो अच्छा है। थैंक यू डॉक्टर रजनीश, वेलकम मैम। थैंक यू सो मच।